तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो क्वीन मदर को हील करने के लिए उसके पॉइजन का एंटीडोट बनाने वाला था और उसके लिए उसने बाकी सब लोगों को कह दिया था कि मुझे इसके एंटीडोट के लिए 1023 क्लोज आइज टोड्स चाहिए और 1023 मेट्स भी चाहिए जिन्हें एल्केमी स्किल्स के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। और उनके साथ साथ उसने 1023 साइन बोर्ड्स भी मंगवाए थे ताकि वो उनकी मदद से एंटीडोट बना सके। बाकी फिजिशियंस को लग रहा था कि शायद ये कोई चालाकी कर रहा है ताकि ये क्वीन मदर के आगे एक हीरो बन सके, मगर क्वीन मदर को यकीन था कि ये लड़का कुछ ना कुछ कर दिखाएगा, इसीलिए वो सब लोगों से कहती है कि जो ये कहता है वो करो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन के लिए फिर 1023 क्लोज आइज टोड्स को पकड़ना शुरू किया जाता है। उन टोड्स को पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल काम था क्योंकि वो साइज में काफी ज्यादा बड़े थे और उन सोल्जर्स के आसानी से हाथ में भी नहीं आ रहे थे, मगर जैसे तैसे करके वो लोग उन टोड्स को पकड़ने में कामयाब हो ही जाते हैं। और मोशन लाइब्रेरी में मौजूद जितनी भी बुक्स होती हैं उन सबको अच्छी तरह से रीड करना शुरू करता है ताकि वो एक से बढ़कर एक एंटीडोट बना सके। वहां पे मौजूद जितने भी इंपीरियल फिजिशियंस होते हैं वो सारे के सारे उसकी एंटीडोट बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। ये देखकर वो सेवेंथ प्रिंसेस परेशान होती है कि आखिर ये कर क्या रहा है। इसने सारी की सारी मेट्स को एक डायग्राम शेप में खड़े होने के लिए क्यों कहा है। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन एक बड़े से ग्राउंड में सारी ही मेट्स को एक जगह जमा करता है और उन लोगों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वहां पर सारे ही लोग उसके स्किल्स को देखने के लिए जमा हुए थे और नीचे मौजूद जितने भी मेट्स होती हैं उन सबके हाथों में एक साइन बोर्ड होता है जो कि जिन यांग एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके हाथ में थमाया गया था। जैसे ही वो सारी की सारी मेट्स उन साइन बोर्ड्स को ऊपर उठाती हैं तो सारी ही रो ब्लैक नजर आना शुरू हो जाती है और मोशन उन लोगों से कहता है कि इन साइन बोर्ड्स का एक साइड ब्लैक है और दूसरा व्हाइट है। व्हाइट साइड असल में जिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा और ब्लैक साइड वो यांग एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं तुम्हें जैसा कहूँ बिल्कुल वैसा ही करते जाना। वो फर्स्ट वाली रो से कहता है कि तुम लोग फौरन से जिनको यांग में कन्वर्ट कर दो। ये सुनते ही वो सब लोग अपने साइन बोर्ड्स को व्हाइट शेप में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो सेकंड वाली रो से कहता है कि तुम लोग यांग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओ। तो वो सारे के सारे लोग अपने साइन बोर्ड्स को टर्न करते ही ब्लैक साइड सामने ले आते हैं और फिर वो थर्ड वाली रो से कहता है कि एक के बाद एक यिन यांग एनर्जी में साइन बोर्ड कन्वर्ट करते जाओ। उन्हें इस तरह साइन बोर्ड चेंज करते हुए देखते ही प्रिंसेस को यकीन आ जाता है कि ये तो वाकई में एक यिन यांग डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी मदद से ये एक एंटीडोट बना सकता है। असल में यहाँ पे हर एक साइन बोर्ड एक पॉइजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर 1023 साइन बोर्ड्स हैं जो कि 1023 पॉइजन्स के नाम हैं। मोशन असल में उस पॉइजन को सोल्व करने के लिए एक चेस गेम की तरह इन्हें यूज कर रहा है ताकि वो क्वीन मदर को एक बार में ही ठीक कर सके। यही वजह है कि वो पहले से ही अपनी कैलकुलेशन कर रहा है क्योंकि अगर वो डायरेक्टली मदर क्वीन का इलाज करता है तो वो पॉइजन दोबारा से चेंज हो जाएगा और फिर से मदर क्वीन को ज्यादा तकलीफ होगी और उनका पॉइजन और भी डीप होता जाएगा। यही वजह है कि मोशन पहले से ही यहाँ पर एक कैलकुलेशन करके सारे के सारे पॉइजन्स का इलाज करते हुए उन्हें इस डायग्राम के जरिए खत्म करना चाहता है ताकि वो इसी डायग्राम में एक एक पॉइजन को खत्म करते हुए उसे एक सिंगल पॉइंट पर लेकर आ जाए। उसके स्किल्स देखकर तो वहाँ पे मौजूद फार्मिस्ट भी बिल्कुल हैरान होते हैं कि ये मेथड सच में काफी लाजवाब है। और फिर मोशन फर्स्ट वाले कॉलम से कहता है कि तुम लोग थर्ड कॉलम में चले जाओ। ये सुनते ही वो मेट्स फौरन से अपना कॉलम्स चेंज कर लेती हैं और फिर मोशन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग डबल सन कोल्यूशन टेक्निक यूज करो। ये सुनते ही वो सब लोग फिर अपने साइन बोर्ड्स का मुंह एक दूसरे की तरफ करते हैं। इसी तरह वो फिर वहां पे मौजूद मेट्स की पोजीशंस को चेंज करता रहता है जिस पर सेवेंथ प्रिंसेस फिर से परेशान हो जाती हैं कि आखिर ये लड़का इन लोगों को कंटिन्यूसली इधर उधर भगा रहा है। शायद ये इन लोगों के जरिए यिन यांग एनर्जी को बैलेंस करना चाहता है, मगर वो इंपीरियल फिजिशियन कहता है कि इस तरह यिन यांग डायग्राम को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए बहुत ज्यादा वाइटलिटी चाहिए। मुझे लगता है कि इस लड़के में इतनी वाइटल एनर्जी नहीं होगी। बदकिस्मती से ये लड़का इस मेथड में फेल हो जाएगा। भले ही इसने उस एंटीडोट को बनाने का सीक्रेट ढूंढ लिया है, मगर इस तरह
कैलकुलेशन करते हुए उस एंटीडोट को बैलेंस कर पाना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि एक सेंट्रल पॉइजन होता है जो कि बाकी सारे के सारे पॉइजन को सपोर्ट करता है। अगर वो उस सेंट्रल पॉइजन तक पहुंच गया तो बाकी के 1022 पॉइजन वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मगर मोशन को उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था कि वो इस एंटीडोट को बना सकता है और उसके लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है। इसीलिए वो कंटिन्यूसली उन लोगों की पोजीशंस को चेंज करते हुए एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर प्रिंसेस को अब थोड़ा सा यकीन आने लगा था कि शायद ये कामयाब हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मोशन की आंखों में वो डायग्राम बिल्कुल परफेक्टली बनना शुरू हो गया था। वो पूरा का पूरा मैप ही उसकी आंखों में छपा हुआ होता है और वो एक एक करके उस पूरे के पूरे मैप को अच्छी तरीके से अरेंज करता जा रहा था। बाकी सब लोगों को वहां पर मौजूद सारी मेट्स नजर आ रही थी, मगर मोशन उन्हें बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है। वो उसके लिए सिर्फ साइन बोर्ड्स होते हैं जिन्हें वो आहिस्ता आहिस्ता पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए यूज कर रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि मोशन उस पजल को सोल्व करता है और उस सेंट्रल पॉइजन तक जा पहुंचता है। मगर उस सेंट्रल पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करना इतना आसान नहीं था। वो सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइजन होता है, तो उसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए मोशन फिर से थोड़ी सी कैलकुलेशन करता है, जिसके बाद वो सेंट्रल पॉइजन भी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाता है और मोशन की कैलकुलेशन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, जिससे वहां पे हमें एक कंप्लीट यिन यांग डायग्राम दिखाया जाता है जो कि मोशन ने उन सारे के सारे साइन बोर्ड्स के साथ मिलकर बनाया था। उन सारी सर्वेंट्स को इस तरह देखकर प्रिंसेस भी खुश हो जाती है और वो कहती है फाइनली मोशन ने ये करके दिखा दिया। और वो इंपीरियल फिजिशियंस भी बिल्कुल हैरान खड़े होते हैं कि इसने अकेले ही 1022 पॉइजन को हैंडल करते हुए सेंट्रल पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर लिया। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इस तरह का कोई मेथड नहीं देखा था। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेवेंथ प्रिंसेस वो बाकी के इंपीरियल फिजिशियन से कह रही होती है कि मोशन ने जो रेसिपी बनाई है आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। तो वो लोग जब मोशन की उस रेसिपी को देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये लाजवाब है, इससे अच्छी कोई रेसिपी नहीं हो सकती। और वो इंपीरियल फिजिशियन जो कि सबसे सीनियर होता है वो भी मान जाता है कि ये लड़का सच में काफी टैलेंटेड है। मैंने अपनी पूरी लाइफ मेडिसिन को प्रैक्टिस करने में लगाई है, मगर आज मुझे पता चला है कि मैंने तो मेडिसिन को सिर्फ ऊपर से ही जाना है, मगर आज मुझे जाकर पता चला है कि ये फील्ड तो बहुत ही ज्यादा डीप है। ये सब कुछ मोशन की वजह से हुआ है। आज हमने इससे बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर शाओ अगर इससे मुकाबला करते हुए मारा गया है तो फिर उसका मरना बिल्कुल सही था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मोशन अब पिल बनाने की तैयारी करता है, तो उसके सामने बहुत सारी एनर्जी पिल्स होती हैं जिन्हें वो एक जगह ऊपर हवा में उठा लेता है और फिर उन सारी की सारी पिल्स को एक साथ कंबाइन करना शुरू करता है और उनका एक कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर देता है। उसे पता होता है कि कौन सी वाली पिल किस वाली पिल के साथ कंबाइन करनी है। मदर क्वीन दूर बैठी हुई ये सब कुछ देख रही होती है। उसे अब थोड़ी सी उम्मीद मिल गई थी कि शायद ये लड़का उसके लिए एक सेवियर बन सकता है। जब वो उन सारे की सारी पिल्स को एक साथ कंबाइन करता है तो वो उन्हें अपने हाथों में ही रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम्हें इन्हें रिफाइन करने के लिए किसी फर्नेस की जरूरत नहीं है। और फिर वो फिजिशियन देखता है कि मोशन तो उस पिल को रिफाइन करने के लिए अपनी वाइटल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे वो वाटर एंड फायर एनर्जी को एक साथ कंबाइन करते हुए उस पिल को अपने हाथों के अंदर रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिस पर वो सारे लोग हैरान होते हैं कि ये तो एक ड्रैगन टाइगर अल्केमी टेक्निक है जो कि तकरीबन 200 साल पुरानी है। लास्ट टाइम इस टेक्निक को 200 साल पहले यूज किया गया था और ये लेजेंडरी टेक्निक आज दोबारा हमें देखने को मिल रही है। मोशन जब वो पिल पूरी तरह से बना लेता है तो वो उन फिजिशियन से कहता है कि अगर तुम लोग भी इस तरह का मेथड सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। ये सुनते ही वो सारे ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर हम आपसे सीखना चाहते हैं। ये देखकर मोशन हैरान होता है कि आखिर ये लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं। ग्रैंडपा ने तो मुझे बताया था कि एल्केमी में अगर एक्सपर्ट बनना है तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी में मास्टर होना होता है, उसके बाद ही हम लोग एल्केमी में मास्टर बन सकते हैं। ये मेथड बस एक छोटा सा सप्लीमेंट मेथड है, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं। और फिर सेवेंथ प्रिंसेस वो छोटी सी पिल उठाकर अपनी क्वीन मदर को देते हुए कहती है कि ये पिल खा लीजिए। और मोशन भी कहता है कि इस पिल को खाने के बाद आपकी बॉडी में मौजूद टॉक्सिन एनर्जी खुद ब खुद ही आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएगी। ये सुनने के बाद वो लेडी उस पिल को खा लेती है और सेवेंथ प्रिंसेस उसे वहीं पर ही लिटाकर वहां से बाहर आ जाती है। और सब लोग इंतजार करते हैं कि कब क्वीन मदर ठीक होगी। वहां पर वो लोग काफी देर तक इंतजार करते हैं और जैसे ही उस पिल का असर होना शुरू होता है तो क्वीन मदर की बॉडी से एक रेड एनर्जी निकलती है
जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी तकलीफ होती है और वो लोग देखते हैं कि क्वीन मदर की बॉडी से एक अजीब तरह का फ्यूम निकलने लगा है, जिससे उसे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। मगर अचानक वो बिल्कुल शांत हो जाती है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। देखकर वो सारे ही लोग काफी ज्यादा डर गए थे। मगर अचानक से फिर वहां पर उन क्लोज आए टोड्स को छोड़ दिया जाता है, जो कि वहां पे मौजूद उन पॉइजनस कीड़े मकोड़ों को खाना शुरू कर देते हैं। मोशन जानता था कि वो पॉइजनस टोड्स बहुत ही आसानी से उन कीड़ों को खा सकते हैं और उन्हें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। वो कीड़े मकोड़े उस बॉडी से निकलते जा रहे होते हैं और साथ में वो टोड्स भी मजे मजे से खा रहे होते हैं। और प्रिंसेस जब आगे बढ़ने लगती है तो मोशन उसे रोकता है और कहता है कि अभी सब्र करो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्वीन मदर की बॉडी में से सेंटीपेड्स भी बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, मगर वो टोड्स उन सेंटीपेड्स को भी खा जाते हैं। जब सारे के सारे पॉइजनस क्रीचर्स खत्म हो गए थे तो फिर वहां पे खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे वहां पर काफी रोशनी होती है और फूलों में एनर्जी सी आ जाती है और हर चीज पूरी तरह से महक जाती है। और मोशन कहता है कि ठीक है, तुम अब जाकर देख सकती हो। सेवेंथ प्रिंसेस जब क्वीन मदर को जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। ये देखकर वो फिजिशियन भी वहां पर आता है और वो देखता है कि क्वीन मदर वाकई में बिल्कुल हील हो चुकी है और बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। वहां पर हमें एक और छोटा सा कीड़ा दिखाया जाता है जो कि दीवार पर बैठा हुआ उन लोगों को देख रहा था। मोशन को अचानक उसके पर फड़फड़ाने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसे शक होता है कि शायद यहाँ पर अभी भी एक कीड़ा जिंदा है। वहां पर एक टोड एक कीड़े को खा जाता है, मगर मोशन देखता है कि वहां पर खिड़की में कोई और ही कीड़ा बैठा हुआ था जो कि वहां से उड़कर चला गया है। इसी के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मदर मोशन के साथ होती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर दिया। तुम्हारे एल्केमी स्किल्स को देखकर मुझे किसी की याद आ गई, वो जेड फेस पॉइजन किंग जिसने 200 साल पहले बहुत सारे सेक्ट के मास्टर्स को जहर दिया था। ये बात सुनते ही मोशन कहता है कि इसे लगता है कि शायद क्वीन मदर ने मेरे फार्मिस्ट ग्रैंडपा को देखा है। मगर फिर क्वीन मदर कहती है कि मैं जिस पॉइजन किंग की बात कर रही हूँ, एम्परर के मरने के बाद वो मेरा सेकंड क्रश बन गया था। मैं उससे हमेशा मिलना चाहती थी और उसके ज्यादा करीब जाना चाहती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस जेड फेस के पीछे इंतहाई खूबसूरत चेहरा होगा। उस खूबसूरत चेहरे की वजह से बहुत सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। ये बात सुनने के बाद मोशन कहता है अच्छा, तो फार्मिस्ट ग्रैंडपा की एक और आइडेंटिटी भी है। मगर क्वीन मदर उसे बताती है कि उस पॉइजन किंग का एक डिसाइपल भी है जिसका नाम युआन किंग है। युआन किंग ने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था, जिसकी वजह से उसके दुश्मनों को उसका पता चल गया और वो बहुत ही आसानी से उसे ढूंढकर उसे मारते रहे। मगर सिर्फ मेरी फैमिली थी जिसने उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उसके अलावा और भी बहुत सारी औरतें थी जो कि उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। यहाँ पर मोशन को पता चल जाता है कि क्वीन मदर वो ग्रैंडपा फार्मिस्ट से काफी मोहब्बत करती है और उसके दिल में आज भी ग्रैंडपा के लिए मोहब्बत है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ग्रैंडपा फार्मिस्ट इतने ज्यादा रोमांटिक बंदे होंगे। मगर यहाँ पर वो ओल्ड लेडी कहती है कि सारी की सारी औरतें जो कि पॉइजन किंग को प्रोटेक्ट करना चाहती थी वो मेरे मुकाबले की नहीं थी, मगर मैंने कभी भी उनके अगेंस्ट जाकर किसी से फाइट नहीं की। मगर उसके बावजूद भी वो हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। किस्मत सच में न जाने कैसे कैसे खेल खेलती है। ये 1000 पॉइजन मुझे इतने सालों से तकलीफ दे रहा था। मेरी बॉडी अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बॉडी में जो पॉइजन है ये उसी ने बनाया है जिसे मैं चाहती हूँ। ये सुनकर मोशन कहता है कि क्वीन मदर को लगता है कि शायद उन्हें पॉइजन देने वाला भी ग्रैंडपा फार्मिस्ट है। मगर क्वीन मदर बाद में कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे जहर नहीं दे सकता। जरूर ये उसके उस जूनियर डिसाइपल की हरकत होगी। मुझे कुछ साल पहले ही पता चला था कि उस जूनियर डिसाइपल ने यान कांग के आगे सरेंडर कर दिया है। शायद इसमें यान कांग भी उसके साथ मिला हुआ होगा, उसके साथ ही उसने मिलकर मुझे जहर दिया होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि युआन किंग उस छोटे से बग को अपनी फिंगर में बिठा देता है और वो उसकी आंखों में देखता है तो उसे पता चलता है कि मोशन क्वीन मदर का इलाज कर रहा है और उसने पूरी तरह से उसे डिटॉक्सिफाई कर दिया है। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि शायद उसके मास्टर ने अपना एक और नया डिसाइपल बना लिया है जिसने मेरे 1000 पॉइजन को भी डिटॉक्सिफाई किया है। वो वहां पर बैठे हुए यान कांग से कहता है कि अगर आप कहें तो मैं उस लेडी को एक और अजीब तरह का पॉइजन दे देता हूँ जिसकी वजह से ये लड़का भी उसे ठीक नहीं कर पाएगा। मगर मास्टर यान कांग
कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब वो क्वीन मदर मेरी दुश्मन नहीं है, वो बस अपने बेटों के किंगडम को बचाने के लिए मेरे खिलाफ हो गई थी ताकि मैं कोई भी रिफॉर्म्स ना ला सकूं। यही वजह है कि मैं उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे जहर देना चाहता था और इसीलिए ही मैंने तुम्हारी हेल्प ली थी। मैं चाहता था कि बस वो गवर्नमेंट के मामलात में टांग अड़ाना बंद कर दे। एक मर्तबा हमारा करंट किंग रिफॉर्म्स कर दे तो उसके बाद कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा और वो सारे के सारे सेक्ट जो के हमारे साथ गद्दारी करना चाहते थे वो भी अब इस खेल में शामिल हो जाएंगे। एक बार मेरा मिशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्वीन मदर भी मुझे नहीं रोक सकती। यहाँ पर क्वीन मदर को ये बात मालूम होती है कि यान कांग वो उसकी फैमिली को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है और ये बात मुझे काफी लंबे टाइम से मालूम है। यही वजह थी कि मैं उसके रिफॉर्म्स के खिलाफ थी। मगर यहाँ पर मोशन कहता है कि आखिर आपने उसके खिलाफ इस तरह का एक्शन क्यों लिया? क्या आपको नहीं लगता कि एम्परर को इसके बारे में मालूम नहीं होगा? तो क्वीन मदर कहती है कि वो जानता है कि उसने एम्परर को अब अपने कंट्रोल में कर लिया है और वो रिफॉर्म्स भी करवा सकता है और मैं भी बिल्कुल पावरलेस हो चुकी हूँ, तो इसीलिए उसने तुम्हें मेरा इलाज करने दिया है। अगर वो चाहता तो वो पहले ही तुम्हें मरवा देता ताकि तुम मेरा इलाज ही ना कर सको। मगर मुझे तुम बताओ तो सही कि तुम आखिर 1000 पॉइजन के बारे में कैसे जानते हो? तुम्हारे पास काफी नॉलेज है, जरूर तुम भी जेड फेस किंग पॉइजन के डिसाइपल रहे होगे। वो तुम्हारा मास्टर अभी भी डाशू में ही है ना? इस वक्त वो कैसा है? तो मोशन कहता है कि वो इस वक्त काफी अच्छा है। ये सुनकर उस लेडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफी इमोशनल होने लगती है, जिसके बाद वो मोशन से कहती है कि क्या उसने ही तुम्हें भेजा है कि तुम मेरे पास आकर मेरा इलाज करो? ये बात सुनते ही मोशन घबरा जाता है और वो कहता है कि अब मैं इसका क्या जवाब दूं? ये लेडी शायद कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। मगर फिर मदर क्वीन कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम जाओ जाकर आराम करो और हाँ, अपना ख्याल जरूर रखना क्योंकि तुमने मेरा इलाज कर दिया है। और ये बात अब उस युआन किंग को पता चल चुकी होगी, उसे ये बात मालूम हो गई होगी कि तुम ही अब उसके मास्टर के नए डिसाइपल हो, तो अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर मोशन वहां से चला जाता है और वो कहता है कि अच्छा, तो मास्टर का डिसाइपल। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि युआन किंग वो मास्टर यान कांग की इंजरीज को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके लिए वो कुछ इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करता है जो कि उसके जख्मों के ऊपर जाकर उसे अच्छी तरह से हील कर रहे होते हैं। और युआन किंग मास्टर यान कांग से कहता है कि तुम्हारी इंजरीज तकरीबन खत्म हो चुकी हैं, अब तुम बहुत ही आसानी से अपनी ब्रीथ का इस्तेमाल कर सकते हो और पहले की तरह ही अब अपनी पावर को यूज भी कर सकते हो। फिलहाल तो मुझे यहाँ से बाहर जाना है क्योंकि मैं जाकर मिलना चाहता हूँ। देखो तो सही कि मेरा जूनियर ब्रदर वो कैसा दिखता है। मगर यान कांग उससे कहता है कि तुम्हें भी संभल कर रहने की जरूरत है क्योंकि क्वीन मदर अब ठीक हो चुकी है, तो वो तुम्हें कभी भी देखते ही मरवाने का ऑर्डर दे सकती है। मैं उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, उसे पता चल गया होगा कि तुमने उसकी बॉडी में वो पॉइजन डाला है और जब मोशन ने उसे ठीक किया है तो उसे ये बात भी मालूम होगी कि तुम उसे दोबारा पॉइजन देने के लिए उसके पास जरूर जाओगे या फिर तुम मोशन से मिलने की कोशिश करोगे। जब भी तुम उसके सामने गए तो शायद वो तुम्हें दोबारा वहां से जाने नहीं देगी। मगर युआन किंग कहता है कि उसे पॉइजन तो तुमने दिलवाया है, वो तुम्हारी बजाय मुझे क्यों मारेगी? तो मास्टर यान कांग कहता है कि क्या तुम भूल गए हो, तुम्हारे मास्टर और क्वीन मदर के बीच में कुछ ना कुछ अफेयर्स जरूर थे और अभी भी वो अफेयर्स क्लियर नहीं हुए हैं। हो सकता है कि शायद वो उसका बदला लेने के लिए तुम्हें शिकार करे। सुनने में आया है कि वो जेड फेस पॉइजन किंग इस वक्त डाशू में मौजूद है और उसने अपने डिसाइपल को इस वक्त यान कांग किंगडम में भेजा है। मैं इतना तो जानता हूँ कि वो तुम्हारा जूनियर ब्रदर है, मगर फिर भी तुम्हें उससे संभल कर रहना है। ये कहने के बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि न्यू डिसाइपल्स जो कि अपनी ट्रेनिंग के लिए एक और हॉल में जा रहे होते हैं, वहां पर उन लोगों के साथ मोशन भी होता है। वहां पर जब मोशन उसे मोटे दोस्त से मिलता है तो वो मोशन को बताता है कि आज हमारी स्वॉर्डमैनशिप की क्लास होने वाली है, आज सच में मजा आएगा। जैसे ही वो लोग उस हॉल के अंदर जाते हैं तो हॉल के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो सब लोग सामने देखते हैं तो उनके सामने बहुत सारी स्वॉर्ड्स होती हैं जो कि बरसात की तरह उनके ऊपर बरसना शुरू हो जाती है। ये देखते ही वो लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग उन स्वॉर्ड्स को डॉज कर पाते हैं, मगर कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उन लोगों के ऊपर इतनी स्वॉर्ड्स की कौन बारिश कर रहा है। मोशन भी उन लोगों के साथ मौजूद होता है, मगर वो उन स्वॉर्ड्स को काफी आसानी के साथ डॉज करता है और कहता है कि वो बंदा जो कोई भी है वो हमें वार्निंग दे रहा है।
वो डिसाइपल्स कहते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है, इसकी सोच तो बहुत ही ज्यादा शार्प है, शायद ये बंदा जरूर जियान चिंग होगा। मोशन देखता है कि वहां पर सच में जियान चिंग मौजूद है जो कि उसके अपने सेक्ट का ही डिसाइपल है और मोशन उसे पहले भी हरा चुका है। मगर फिर जियांग हुआंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को पता तो चल गया होगा कि हांग हुआंग हॉल जो है स्वॉर्डमैनशिप हॉल है और तुम लोगों को इस हॉल के एटमॉस्फेयर का भी पता चल गया होगा। मुझे बताओ कि तुम लोगों को पता चला या नहीं कि हांग हुआंग क्या है। इतने में फिर वहां पर खिन यू आता है और वो कहता है कि आपने 3 तरह की सोर्ड्स यूज की हैं, उनमें से एक सोर्ड हान हुआंग है। मैं जानता हूं कि ये सोर्ड बहुत ही ज्यादा शार्प और एक इनविंसिबल सोर्ड है। इस सोर्ड से जब हमला किया जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलता कि ये सोर्ड कहां से आती है और कहां से जाती है। इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चे हैं। कहा जाता है कि ये सोर्ड बहुत ज्यादा एग्रेसिव और काफी ज्यादा शार्प होती है। और यहाँ पर युन शोंग कहता है कि ये टीचर तो सच में काफी एग्रेसिव है, मतलब यहाँ पे काफी मजा आने वाला है। और फिर वो मास्टर उन लोगों को बताता है कि तुम लोगों को यहाँ पर सिर्फ हान हुआंग तक ही नहीं रोकना है, बल्कि हान हुआंग तो बिल्कुल छोटा लेवल है। मैं एक ऐसे बंदे के बारे में जानता हूँ जो कि खुद को सोर्ड गॉड कहता है। तुम्हें एक सोर्ड गॉड लाइट तक पहुंचना है जो कि स्वॉर्डमैनशिप का हाईएस्ट रियलम है। ये बात सुनते ही मोशन को पता चल जाता है कि ये स्वॉर्डमैनशिप सिर्फ उसके ग्रैंडपा विलेज चीफ के पास है। मगर यहाँ पर किन्यू कहता है कि मास्टर हमें बताइए कि हम लोग हान गुआंग स्टेट तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो जियान चिंग कहता है कि मैंने तुम सब लोगों को पहले ही आजमा लिया है, मैंने देखा है कि तुम लोगों ने मेरी सोर्स के सामने किस तरह रिएक्ट किया है। तुम सब लोगों में से सिर्फ एक ही बंदा है जिसने मुझे सेटिस्फाई किया है, बाकी सारे लोगों से मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ हूँ। यही वजह है कि मैं तुम लोगों को अब बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करवाऊंगा। मगर कुछ डिसाइपल्स कहते हैं कि हम लोगों ने बेसिक सोर्ड स्किल्स तो शुरू में ही सीख लिए थे, आखिर उन्हें दोबारा से प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। मगर वो मास्टर कहता है कि तुम लोग बेसिक स्किल्स को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करना। अगर तुम्हारी फाउंडेशन वो सॉलिड नहीं है तो फिर तुम चाहे कितने भी अच्छे स्किल्स क्यों ना सीख लो, तो बिल्कुल बेकार में जाया हो जाएंगे। मैंने एक मर्तबा एक छोटे से लड़के के साथ फाइट की थी जिसका पावर लेवल सिर्फ एम्प्रियो लेवल का था। मैंने जब उसके बराबर के लेवल में उससे फाइट की तो उस लड़के ने मुझे सोर्ड स्किल्स में हरा दिया था क्योंकि उसकी फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उस दिन जाकर मुझे ये बात पता चली कि बेसिक स्किल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उस मास्टर की बात सुनकर वो लोग कहते हैं कि आखिर वो लड़का था कौन, वो इतना लाजवाब कैसे हो सकता है कि वो एक मास्टर को हरा दे। पर मोशन को पता था कि वो उसकी ही बात कर रहा है। और यहाँ पर उन लोगों का मास्टर कहता है कि चलो अब अपनी प्रैक्टिस शुरू करो मेरे साथ, अपनी सोर्ड को यूज करते हुए अब बेसिक स्किल्स की प्रैक्टिस करो। जिसके बाद वो मोशन से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, साइड हॉल में चलकर कुछ बात करनी है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।